अध्याय 7 देख रहे हैं। जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। अब हम बात कर रहे हैं गोंड और अहोम की। जरा ये जो जनजातियां हैं इनको हम करीब से देखते हैं। गोंड लोग पहले कहां उनका इलाका है वो मैं आपको बता देता हूं। ये इलाका जो है वो गोंड इलाका है, जहां पर गोंड जनजाति उस जमाने में पाई जाती थी, आज भी है। ये आप देख रहे हैं गोंड, इस जगह की बात हम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा विशाल वन प्रदेश है, इसका मतलब फॉरेस्ट एरिया है, ये जंगलात है यहां पे। और ये लोग, गोंड लोग, ये स्थानांतरीय कृषि करते थे। स्थानांतरीय कृषि क्या होती है? इसमें क्या होता है, जैसे एक जगह है, ये आप देख रहे हैं आग लगाई हुई है, तो ये एक जगह हो गई। यहां पर गोंड लोग गए, उन्होंने यहां पर आग लगा दी, पूरा का पूरा जो पेड़ वगैरह है वो सब जल गए। जलने के बाद वो सब बन गए क्या? राख। क्या बने? राख। इसी राख को एक मैन्योर की तरह, या ये कहें कि थोड़ा फर्टिलिटी के कारण, इस जगह को राख के ऊपर ही, राख इसमें मिल गई, इसमें मिट्टी में, और यहीं पे फिर ये पैदावार करते थे, खेती करते थे। ओके, अब आप जब इसकी फर्टिलिटी कम हो गई, इसकी पैदावार कम हो गई, तो फिर वो दूसरी जगह गए, सेम काम किया, यहां भी आग लगा दी, राख, उसके बाद यहां पर खेती कर दी, और फिर ये आगे बढ़ते रहे। इसको अंग्रेजी में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ये जो गोंड जनजाति है, गोंड ट्राइब है, ये छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी, मतलब भाग में बटी हुई थी। ऐसा होता है, जैसे ये गोंड है तो ये एक भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया, तो इनको हम कहते थे ऐसे, जो है ये कुलों में बटी हुई थी। किसमें? कुलों में बटी हुई थी। तो हर एक कुल का अपना एक राजा होता था। राजा को वहां पर राय भी कहा जाता था, राय, राजा या राय होता था। तो हो ये रहा था उस जमाने में कि जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत की, या दिल्ली के जो सुल्तान है, उनकी ताकत कम हो रही थी, क्योंकि आगे आने वाले थे अपने ये मुगल एम्पायर। और उसी समय जो गोंड है, बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। कहने का मतलब कि जो बड़े गोंड, छोटे भी होंगे बड़े भी होंगे, तो जो बड़े गोंड राज्य है वो छोटों पे हावी होने लगे थे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत वैसी वीक होने लगी थी। अब इसमें अकबर, आपको पता है ना, अकबर का जो उसकी जीवन का वृत्तांत है, और अबुल फजल साहब ने लिखा था। तो अकबरनामा में, एएन कर देता हूं, अकबरनामा में ये क्लियर उल्लिखित है, लिखा हुआ है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य, मतलब जो बड़े राज्य हैं, जैसे मैंने कहा ना, बड़े राज्य छोटे राज्य को मिलाने लगे थे, या फिर उन पे वो करने लगे थे, तो ये बड़ा राज्य हो गया। ऐसे एक बड़ा राज्य था गढ़कटंगा। इसको पूरा लिखूंगा मैं, क्योंकि ये बार बार शब्द आने वाला है, गढ़कटंगा, बार बार आएगा ये नाम। तो ये जो गढ़कटंगा है, इसमें कितने गांव थे? 70,000 गांव, 70,000 गांव। अब आपको गढ़कटंगा दिखा देता हूं तो आपको आइडिया हो जाए। ये है गोंड किंगडम गढ़कटंगा की। जो लोग छत्तीसगढ़ में भी रह रहे हैं या मध्य प्रदेश में रहते हैं, उनको आइडिया है इस चीज का। कैसे? आप देखिए, ये भोपाल है, और यहां पर हम इस गढ़कटंगा की बात कर रहे हैं। ये गढ़कटंगा हो गया, इसमें क्या क्या आ गया? जबलपुर आ गया, इसमें बहुत सारे ऐसे उसके आसपास के आप जो भी शहर आप देख लीजिए, वो सब इसमें आ रहे हैं। थोड़ा क्लियर नहीं है, बट एक अंदाजा लगाने के लिए बहुत बहुत बढ़िया है ये, कि ये गढ़कटंगा की बात मैं कर रहा हूं, आज का छत्तीसगढ़। और ये कहें कि जो गढ़कटंगा का जो गोंड राज्य था, उसमें आपका मंडला है, रामनगर है, ये सब चीजें आई, ये सारे इलाके आप देख पा रहे हैं गढ़कटंगा। इसके बारे में बार बार बात होगी। अब ये राज्य हो गया, तो ये जो राज्य है, जैसे गढ़कटंगा, ये कहें कि गोंड राज्य हो गए, इनकी जो व्यवस्था थी वो केंद्रीकृत थी, मतलब सेंट्रलाइज थी। ऐसा नहीं कि अपना राज्य जो है कोई और संभाल रहा है, ये कोई और संभाल रहा है। सेंट्रलाइज इनके ऊपर कंट्रोल था, इनके ऊपर सेंट्रलाइज कंट्रोल था। तो राज्य फिर, जैसे हमारे जो स्टेट हैं वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड नहीं होते, उसी तरीके से उनके राज्य जो थे वो और विभाजित थे। इनको कहा जाता था गढ़। तो अगर आप वहां छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हैं, तो आप जानते हैं कि बहुत सारे जगह का नाम गढ़ है, आखिर में उसके गढ़ आता है। तो हर गढ़ जो है किसी ना किसी, जैसे मैंने कहा ना, ये जो कुलों में डिवाइडेड थे, तो हर गढ़ जो है वो किसी ना किसी कुल के अंडर में था। ध्यान रहेगा,
हर गढ़, पहली चीज तो समझ लीजिए कि सेंट्रलाइज व्यवस्था थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर से हो रहा था, मतलब एक मेन की आदमी होगा, एक मेन के की जो रूलर होगा, उसमें राज्य है वो डिवाइड कर दीजिए आप अलग अलग भाग में, जो है गढ़। और मैंने आपको बताया था कि भाई हर ये जो कुल में डिवाइडेड थे, जो विशाल जो गौड़ जनजाति है वो कुलों में डिवाइड थी, तो हर एक गढ़ जो है किसी ना किसी राय या राजा के अंतर्गत थी, या कहे किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में थी। क्लियर हो गया? और उसके बाद अब देखिए कहां तक हम पहुंच गए, हम पहुंच गए गढ़ पे। तो ये हो गया एक गढ़, अब हम गढ़ पे आ गए हैं, इस लेवल पे आ गए। मैं जैसे पूरे को हमने जैसे ऐसे डिवाइड कर दिया, अब मैं गढ़ लेवल पे आ गया हूं। आपको थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी, किस लेवल से कहां तक आए हम। अब गढ़ पे आ गए हम। अब ये जो गढ़ है ये और डिवाइडेड थे। ये गढ़ किस में डिवाइडेड थे, जैसे ये मान लीजिए एक मैं गढ़ बना देता हूं, ये गढ़ थे 84 गांवों में डिवाइडेड थे। मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ऐसे 84 भाग बनेंगे। इसको बना नहीं सकता अभी मैं, लेकिन 84 भाग समझ लीजिए। इसीलिए इनको कहा जाता था 84। क्या कहा जाता था? 84, 84। अब फिर से अगर एक 84 ये वाला 84 में उठा लूं, तो ये जो 84 है ये फिर से बरहदहोतों, अब इसका नाम समझ में आएगा बरहोतों क्यों है। तो जो बरहोतों का मतलब ये है कि अब ये और डिवाइडेड है 12-12 गांव में। किसमें? 12-12 गांव में। क्लियर हो गया? कहां से शुरू की? 12-12 गांव तक आ गए। तो इस तरीके से इनका डिवीजन था। तो यहां आप देखेंगे कि ये जो गोंडवाना इलाका मैं आपको बता रहा हूं, ये इसमें आपको गढ़ मिलेंगे, ये बायरोगढ़, चावरागढ़, ठीक है। ये नर्मदा नदी यहां पर आपकी बह रही है, और मांडला वांडला सब इस जगह पे है। ये सूबे की सीमा इन्होंने बताई है इस डार्क से, और ये आपकी ये वाली सीमा भी बताई है, सरकार की सीमा। तो अब यार अंदाजा तो लग गया होगा ना आपको किस तरीके से वो राज्य करते होंगे। ठीक, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये 84 याद रखना आपको, और ये बड़होत याद रखना है। ओके, लेकिन हुआ क्या, जैसे बड़े बड़े राज्य जब बने, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाई बड़े जब राज्य बने तो धीरे धीरे इनमें डिवीजन आने लगा। मतलब जब बहुत बड़े राज्य बन जाते हैं तो कुछ लोग तो अमीर अमीर हो जाते हैं या फिर शासक वर्ग में आ जाते हैं, कुछ बेचारे गरीब के गरीब रह जाते हैं। मतलब सामाजिक असमानता इसमें बढ़ने लगी, जो कि अमूमन जनजातियों में नहीं होता है। ओके, अब क्या किया, जो गोंड राजा थे, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि जो गोंड, अभी कईयों का नाम भी आने वाला है, अभी मैं इनका नाम भी बताऊंगा आपको। जो गोंड राजा हैं, ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से जमीन लिया। ये कहें कि राजाओं ने, मैं राजा बना देता हूं, इन्होंने ब्राह्मणों को जमीन दी, और प्रभावशाली बन गए ये ब्राह्मण लोग। ठीक, जमीन ली, और अब गोंड सरदारों को राजपूतों के रूप में, क्योंकि अब ब्राह्मण को आप दे रहे हो, ब्राह्मण के हाथ में सारी व्यवस्था है। ब्राह्मण कहेगा कि भाई आप की जाति हम मानते हैं, तो या आपको राजपूत मानते हैं, आपको जो मानते हैं तो वो चलेगा। तो अब गोंड सरदारों ने कहा कि ऐसा है कि अब हमको ना ब्राह्मण किसी तरीके से ये कह दें, या फिर हम राजपूत बन जाएं, मतलब वॉरियर्स के ग्रुप में आ जाएं। ठीक, तो इसी श्रृंखला में, यही सोच में क्या हुआ कि जो गढ़ कटंगा, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो गढ़ कटंगा, गढ़ का कर देता हूं, ये जो गढ़ कटंगा है, इसके गोंड के राजा जो थे उस जमाने में, राजा अमनदास, इनका चित्रण देख लीजिए, ये है अमनदास। ठीक है, ये है अमनदास। तो ये जो साहब थे, इन्होंने अपने आप को, जैसे क्या होता था, जैसे आपने पहले भी एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि लोग चाहते थे कि भाई वो ब्राह्मण योनि में या उसमें पैदा हुए गोत्र में, लेकिन वो चाहते थे कि हम वो बन जाएं क्षत्रिय, या कई क्षत्रिय थे वो ब्राह्मण बनना चाहते थे, ऐसा कुछ चलता था वहां पे। तो इन्होंने क्या किया, अमनदास ने, गोंड राजा है, इन्होंने अपने आप संग्राम शाह, किसकी? संग्राम शाह कोई नाम नहीं है, संग्राम शाह मतलब हम वॉरियर हो गए, हम वॉरियर, इसकी अपनी पदवी जो है वो खुद ही धारण कर ली कि भाई हम वॉरियर, या फिर उस राजपूत या फिर उस वॉरियर श्रेणी में आ गए। अब इनके जो पुत्र थे, उनके पुत्र थे दलपत। क्या नाम था? दलपत। इन्होंने जो महोबा के चंदेल राजपूत, महोबा के चंदेल राजपूत, ध्यान रहेगा, इनके पुत्र, देखो अमनदास से बात शुरू हुई है, गढ़कटंगा के राजा अमनदास, इन्होंने अपने आप संग्राम शाह, क्योंकि बनना चाहते थे भाई हम वॉरियर बनना चाहते थे, क्योंकि थे ट्राइब, गोंड जनजाति के थे, बनना चाहते थे ये कुछ राजपूत जैसे, तो संग्राम शाह की इन्होंने उपाधि ले ली। अब इनके जो पुत्र हैं दलपत, इन्होंने क्या किया कि जो
महोबा के चंदेल राजपूत है। चंदेल राजपूत राजा सालबाहन, कौन से है? राजा सालबाहन। इन सबके चित्र नहीं है, जो बता रहा हूं, जिनके चित्र आएंगे मैं बताऊंगा। राजा सालबाहन, उनकी पुत्री थी राजकुमारी दुर्गावती। समझ गए आप? ये है दुर्गावती, बहुत बड़ा नाम है। इनकी पुत्री राजा दुर्गावती से शादी की। ओके, एक तरीका ये होता है भाई कि शादी कर लो राजपूत से, राजपूत बने तो राजपूत से शादी कर लो, तो फिर आपके बच्चे राजपूत कहलाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इन्होंने ऐसा कर लिया। अब दलपत की जो मृत्यु है, जब दलपत की मैंने बात की थी, इनकी बेचारी की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई। तो अब केवल बची दुर्गावती। अब दुर्गावती जो थी, ये थी राजपूत खानदान की एक्चुअल, मतलब पावरफुल भी थी, योग्य भी थी, मतलब सब पॉसिबिलिटी, सब चीजें इनमें थी। और उन्होंने क्या किया कि इनका एक, क्योंकि दलपत साहब की और मैं यहां कर देता हूं, दलपत प्लस दुर्गावती, तो इनसे एक पुत्र पैदा हुआ। और वो छोटा बच्चा था, उसका नाम था वीर नारायण। वीर नारायण, तो वीर नारायण था, उसके नाम पे रानी जो दुर्गावती है, उन्होंने पूरा का पूरा अपना कमान संभाल लिया उस इलाके का। अब हुआ ये, मतलब काफी मतलब विस्तार भी किया इन्होंने, बहुत अच्छा राज किया इन्होंने। तो 1565 की बात बताता हूं आपको, 1565 की। इसमें आई ये आसिफ खान, ये है आसिफ खान। आसिफ खान कौन है ये जो है, ये मुगल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सेनापति कह लीजिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अटैक किया किस पे? गढ़कटंगा पे। किस पे किया? गढ़कटंगा पे। अब रानी दुर्गावती ने अपना ले लिया रूप ये वाला, ये देखिए रानी दुर्गावती हैं, अब ये दूसरे रूप में आ गई है, तलवार है इनके हाथ में, और बिल्कुल वॉरियर के रूप में, क्योंकि थी तो वो राजपूती ना। तो रानी दुर्गावती ने बड़ी जबरदस्त तरीके से इनका सामना किया, इन साहब का, इनकी सेना का। उनकी हार हो गई, लेकिन क्योंकि मुगल एम्पायर बहुत पावरफुल था, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इन्होंने कहा कि मैं समर्पण नहीं करूंगी, समर्पण नहीं करूंगी। इसके इन्होंने खुद ही अपनी जान ली, और मैं मरना इन्होंने बेहतर समझा, बेटर कि मैं इनके गुलाम बनूं। और उसके बाद जो पुत्र है उनका, वो तो बहुत छोटा ही था, वैसे भी थोड़ा और बड़ा हुआ होगा। उसके बाद उनका पुत्र भी बेचारा, जो मैंने कहा वीर नारायण, वो भी मारा गया। ये सारी कहानी चलती है उस जमाने की गोंड की। अब गढ़कटंगा जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैंने कहा ये इसका नाम बार बार आएगा, क्योंकि ये जो गढ़कटंगा है ना, ये गढ़कटंगा एक बहुत समृद्ध राज्य था, यानी इसके पास अच्छा खासा पैसा था, वैभवशाली था। कहां से आता था पैसा? क्योंकि मैंने आपको बताया था ये फॉरेस्ट इलाका है, फॉरेस्ट यहां बहुत ज्यादा है, जंगलात का आ रहा है, और यहां पर एलिफेंट, हाथी, ये बहुत मिलते हैं। आज भी अगर जाएंगे तो हाथियों का इलाका है ये। तो हाथियों को पकड़ते थे, और ये क्या करते थे, आसपास के जो गांव है वहां पर इनको ट्रेड करते थे, यानी कि व्यापार करते थे। तो जब हाथी तो बड़ा महंगा आता है भाई, इसको ट्रेड करते थे, क्योंकि हाथी को अगर एक बार आपने सिखा दिया तो बहुत बड़ा पावर बन जाता है वो। तो उसके उन्होंने काफी पैसा या धन कमाया, काफी पैसा कमाया, इसीलिए ये लोग समृद्धशाली थे। गढ़कटंगा इसलिए समृद्धशाली थी। अब मैंने आपको बताया कि जो आसिफ खान और मुगलों ने जब इनको गोंडों को हरा दिया, तो इन्होंने क्या किया, क्या लेंगे, एक तो ये हाथी ले लेंगे, और साथ में जो सिक्के थे, इनके पास काफी बेशकीमती सिक्के हुआ करते थे, वो सब ले लिया इन्होंने। किन्होंने? मुगलों ने। अब इन्होंने क्या किया कि गढ़कटंगा का एक भाग तो अपने पास रखा, एक भाग अपने पास रख लिया, और बाकी जो भाग है गढ़कटंगा का, वो दे दिया जो वीर नारायण, आपको याद है ना, वीर नारायण दलपत और दुर्गावती का जो बेटा था, उनके चाचा, उनके अंकल कौन थे? इनका नाम है चंदर शाह। क्या नाम है? चंदर शाह। इनको दे दिया। लेकिन चलता रहा गढ़कटंगा, फिर भी थोड़ा बहुत चलता रहा, कमजोर तो हो ही गया था, क्योंकि अब उतनी पावरफुल लोग इसमें रहे नहीं। फिर आप बुंदेलखंड का देखिए, ऊपर ही आपका यूपी आता है, नीचे ही आपका महाराष्ट्र आता है। तो अगर मैं यहां की बात करूं तो ऊपर से आपके बुंदेल, नीचे से आपके क्या हो गए, मराठे। तो बुंदेल और मराठों के सामने ये तो टिक नहीं पाए, और फाइनली ये जो इन्होंने संघर्ष तो किया इनके खिलाफ, लेकिन सफल नहीं हो पाए। कौन? गोंड सफल नहीं हो पाए। तो ये है गोंड की सारी कहानी। अब बात करते हैं अहोम। अहोम का मतलब सीधा है, मैं आपको पहले ना इधर ऐसी जगह ले जाऊंगा, पहले आपको समझा दूं, आपको दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि मैं इस जगह की बात करूंगा। खास तौर पे असम, आपका न्यूक्लियर सेंटर असम होना चाहिए, ठीक, आज का असम जो है।
तो ये जो अहोम है, ये क्यों इतना नाम इनका हम ले रहे हैं और इनको स्पेसिफिकली क्यों पढ़ रहे हैं वो अभी आप समझेंगे। पहली चीज तो ये बता दूं, ये है सुखापा, ये फाउंडर है किसके, अहोम डायनेस्टी, अहोम का जो एम्पायर है उसके ये फाउंडर है सुखापा, ध्यान रहेगा। ओके, हुआ के शुरुआत की बात बताता हूं। यहां है म्यांमार, क्या है, बर्मा, म्यांमार। अहोम जो हम लोग कह रहे हैं ये म्यांमार से आए, कब आए, 13वीं सदी में। और ये आपका ब्रह्मपुत्र है, ये ब्रह्मपुत्र ऐसे आ रही है, यूं जा रही है, यूं बात जा रही है, तो इसके जो घाटी है, यहां जो घाटी है, यहां पर आके ये लोग बस गए। कौन लोग बस गए, म्यांमार के लोग, म्यांमार के लोग आए, ठीक है, अभी आके बस गए। यहां पर चलता था भूस्वामी, यानी कि भुइयां, जो भुइयां लोग थे उनकी एक अपनी राजनीतिक व्यवस्था यहां पर चलती थी, भाई वो लोग अपना शासन अपनी तरह चलाते थे। इन्होंने क्या किया, ये अहोम लोगों ने इनको बेसिकली इनका दमन कर दिया या इनको दबा दिया, और फिर इन्होंने अहोमों ने अहोम शासन की व्यवस्था की शुरुआत की, यहां से इसकी शुरुआत की। तो इन्होंने क्या किया, 16वीं सदी की बात कर रहा हूं मैं, इन्होंने चुटियों, कोच, हाजो, इनको भी अपने राज्य में मिला लिया। अब यहां पर ये सब, ये आप देखिए, ये चुटियों है, मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूं, ये जो है ना चुटी, ये इनकी बात कर रहा हूं मैं। ये जो आसपास के जैसे जो भी होंगे उस जमाने में राज, तो कहीं ना लोग तो होंगे ही ना, और कहीं ना कहीं राज चल रहा होगा, इन लोगों को अपने अंडर में, अपने उसमें मिला लिया, और भी जनजातियों को किया इन्होंने। अब हुआ ये, इनका नाम हम क्यों लेते हैं, क्योंकि 1530 का दशक बहुत पुराना समय है ये। इस जमाने में इन्होंने आग्नेय शस्त्र, आग्नेय मतलब होता है जिससे आग निकलती है, बारूद वाले, आग मतलब अगर आप, जिससे जो पहले क्या होता, तीर कमान से होता था या फिर भाले से होता था, तलवारों से लड़ाई होती थी, ऐसे नहीं, इन्होंने आग्नेय का वैसे अगर नाम देखें अंग्रेजी में तो इग्नियस कहते हैं उसको, तो आग्नेय मतलब अग्नि का रूप, आग का यूज करके इसकी ऐसे अस्त्र जो आग लगा सके या इसमें आग हो, उस तरीके के अस्त्रों का इस्तेमाल किया। लेकिन थोड़ा ऊपर जाते हैं, थोड़ा और आगे आते हैं, 1660 तक तो इन्होंने बेहतरीन बारूद, ये भी बारूद का है क्योंकि आग कहां से निकलेगी, बारूद से निकलेगी, बारूद और तोप, और ये ऐसे वैसे नहीं थे, बारूद और तोप जो इस्तेमाल कर रहे थे वो ऐसे वैसे नहीं थे, बड़े पावरफुल और बड़ा उच्च स्तरीय, मतलब होता सोफिस्टिकेटेड। इसीलिए अहोमों का हम पढ़ रहे हैं, अहोमों की जानकारी हम इसलिए ले रहे हैं, क्लियर हो गया। लेकिन हुआ ये कि अहोम भी है, अब कोई यहां से अटैक कर रहा होगा, कोई वहां से अटैक कर होगा, सबको अटैक तो होते ही है। तो अब आए भाई साहब मीर जुमला, 1662 की बात मैं कर रहा हूं, यहां पर आए मीर जुमला। मीर जुमला कौन थे, ये भी एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव थे किसके, इनके मुगलों के। इन्होंने अहोमों पर, इन पे अटैक कर दिया, हमला किया। अब इनके पास तो आग्नेय भी था, बारूद भी था, तोप भी था, तो इन्होंने बहुत अच्छा मुकाबला किया, लेकिन क्योंकि छोटी डायनेस्टी है, मुगल एम्पायर बहुत बड़ा था, बेचारे ये हार गए। लेकिन मुगल क्योंकि इस इलाके में, ये इलाका बहुत रिमोट है देखा जाए ना, उस जमाने में, आज तो नहीं है, ये बहुत रिमोट था, तो उस जमाने में इतना इसको कंट्रोल करना उतना पॉसिबल था नहीं, तो बहुत समय तक मुगल इसका नियंत्रण रख नहीं पाए। ठीक, अब मैं जरा अंदर की व्यवस्था बताता हूं कि इसमें होता क्या था। इन लोगों को देखिएगा ध्यान से, ये है बेगार। अहोम जो राज्य था वो बेगार पे था पूरी तरीके से। बेगार मतलब है कि काम करो, पैसा नहीं मिलेगा, आइए काम करिए, बेगारी इसे कहते हैं। तो ये होता था कि जिन लोगों से, ये लोग देख रहे हैं आप, इनको कहा जाता था पाइक। क्या कहा जाता है, पाइक। जिन लोगों से जबरदस्ती काम लिया जाता था बगैर पैसे दिए हुए, इनको वो ये कहलाते, जो बेगारी पे काम जिनसे कराया जाता था उनका नाम है पाइक कहा जाता था। तो इन्होंने क्या किया था, बाकायदा ये जो राज्य है ना अपना, जैसे मान लीजिए इनका ऐसा राज्य है, इसकी इन्होंने जनगणना की, मतलब जितने लोग हैं उनकी जनगणना की। जैसे आज हम सेंसस नहीं करते हैं, चलिए आप मान लेते हैं सेंसस किया, इन्होंने ये देख लिया कितने लोग हैं। अब जैसे ही किसी राज्य की किसी एक पॉइंट की बारी आई, तो यहां से मान लीजिए 100 लोग आने हैं, यहां से 200 लोग आने हैं, तो इनकी व्यवस्था कर दी कि देखिए
इस दिन आप आओ, इस दिन आपके गांव से आएंगे, इस दिन आपके गांव आएंगे, तो यहां से इनको पाइक भेजने पड़ते थे। पाइक मतलब ऐसे लोग जो बेगार करेंगे। ओके, तो इससे क्या हुआ कि भाई अलग अलग आबादी थे, तो एक जगह से मान लीजिए यहां से 100 लोग जा रहे हैं, यहां से 10 लोग जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि यहां से लोग इधर भेज दिए ताकि यहां 50 हो जाए, यहां 50 हो जाए। इस तरीके से स्थानांतरण किया इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह। इससे क्या हुआ कि अहोमों के कुल थे, यानी वो जनजाति थी, उनके कुल थे, वो टूट गए। अब यहाँ के लोग जैसे अब यहाँ से कितने भेजने पड़ेंगे आपको, ये 100 में से यहाँ से 10 है, तो 100 में से 90 अगर आप भेजोगे, मतलब डिवाइड करने के लिए, या कम से कम आपको 40 भेजने पड़ेंगे। ठीक, यहाँ से 40 भेजने पड़ेंगे तो यहाँ 50 हो जाएंगे, यहाँ 50 रह जाएंगे, तो ये जो 40 यहाँ से टूटेंगे, इसके कारण अहोमों के कुल जो बेचारे टूट गए। उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रशासन था वो सेंट्रलाइज तो था, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेकिन जितने भी जो व्यस्त थे 18 के ऊपर मान लीजिए, या उस जमाने में पता नहीं क्या होता होगा, मुझे नंबर तो इसमें दिया नहीं है, जो बड़े हो जाते थे, जो व्यस्त थे, वो अब अगर जब भी युद्ध हो रहा है, चाहे मुगलों के खिलाफ हो रहा है, चाहे आसपास कहीं हो रहा है, उसके खिलाफ इनको अपनी सेवाएं देनी होती थी। मतलब सेना में इनको अपनी सेवाएं देनी ही पड़ती थी। अगर लड़ाई नहीं हो रही है तो क्या काम करेंगे ये लोग, जो भी वयस्क है, वो या तो बांध बनवा रहे होंगे, बांध में काम कर रहे हैं, सिंचाई व्यवस्था में काम कर रहे हैं, या कोई निर्माण हो रहा है, या कोई सार्वजनिक चीजें बनाई जा रही हैं, पब्लिक व्यवस्था हो रही है, तो सार्वजनिक कार्य में इनका ये हमेशा काम करते रहेंगे, मतलब। ठीक, और दूसरी चीज ये है कि जो खेती के समय चावल, इस जगह चावल ज्यादा चलता है, तो चावल की खेती के लिए इन्होंने बड़े नए नए तरीके, सोफिस्टिकेटेड अपने तरीके भी अपनाए। अब इनका कुल कैसे डिवाइडेड था, मान लीजिए ये अहोम समाज है, तो अहोम समाज जो डिवाइडेड थे, ये थे जो डिफरेंट भाग में डिवाइडेड थे, उनको कहा जाता था खेल। क्या कहा जाता था? खेल। अब इनमें दस्तकार मतलब जो थोड़ा जिनके पास हाथ में हुनर होता है, उनकी कम जातियां थी, इसलिए बाहर से दस्तकार आते थे, क्योंकि इसमें लोग कम थे। अब ये जो खेल है, एक खेल, इसके नियंत्रण में कई गांव होते थे। मान लीजिए 1 गांव, 2 गांव, मतलब 4 गांव हो गए इसके, 4 गांव मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो इस तरीके से गांव होते थे। तो किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती। मैंने 4 गांव कहा ना, तो एक गांव उठा रहा हूं इसमें से, थोड़ा बड़ा कर रहा हूं इसको। अब यहां का एक ग्राम समाज होगा, जैसे आज हमारे यहां होता है। किसान, जो जैसे किसान है, उसको जमीन कौन देगा? ये ग्राम समाज देगा। ये ग्राम समाज जमीन देगा, और ये ऐसी जमीन मिलती थी इनको कि अगर राजा भी चाहे तो भी ये जमीन इनसे नहीं ले सकता था। तो पहले क्या था कि जो अहोम, क्योंकि जनजाति है ना, तो पहले ये क्या करते थे, पहले हमेशा ये जनजाति जो देवताएं हैं, जैसे जंगल की या जो भी देवता जिनको ये मानते हैं, इनकी पूजा करते थे। लेकिन हुआ ये कि जो 17वीं सदी, इसके अगर पूर्वार्ध देखें, मतलब 1650 के बाद, यहां पर क्या हुआ कि ब्राह्मणों की बहुत वृद्धि हो गई इस जगह पे। ये जो जगह मैं बता रहा हूं, यहां पर ब्राह्मण बहुत आ गए, और इससे क्या होगा कि राजा ने मंदिरों को, ब्राह्मणों को, इनको जमीन दे दी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, एक मैं नाम लेता हूं, शिव सिंह। ये जो शिव सिंह है, इनका राजकाल मैं बताऊं 1714 और 1744 तक रहा। तो इनके काल में यहां पर हिंदू धर्म, जो तो जनजाति देवता को पूजते थे, जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, ये मेन हो गया यहां पे। ओके, लेकिन पूरी तरीके से इन्होंने हिंदू धर्म, मतलब ये हिंदू धर्म तो अपनाया, लेकिन अपनी जनजातीय व्यवस्था भी ये रखा रहे। तो एक बहुत क्वालिटी, परिष्कृत या रिफाइंड समाज था ये। इन्होंने कवियों को, विद्वानों को, मतलब मेन जो इनकी रिस्पेक्ट की जा सकती है, उनको जमीन दी। नाट्य, जो नाच गाना वगैरह होता है, या कलाएं होती है, उनको बहुत प्रोत्साहन दिया। इसके अलावा एक मैं आपको बताता हूं, बुरंजी, ये बहुत ऐतिहासिक लेखन था। इसको पहले अहोम भाषा में, फिर असमिया भाषा में लिखा गया, तो बहुत सांस्कृतिक काम भी हुए, यानी कि अनुवाद हुआ। क्लियर? तो ये बात हुई अहोम डायनेस्टी की। थोड़ा दिखा देता हूं आपको। ये है सुखापा, ये मैंने आपको बताया था, ये अहोम डायनेस्टी है। इनका एक साइन है, ये उनके कुछ आर्किटेक्चर है जो अभी है, ये आप देख सकते हैं। और ये आपके अहोम डायनेस्टी होगी, अर्ली अहोम किंगडम हो गया। तो बताना ये था इस पूरे चैप्टर में कि जो उपवादी में जो उठापटक हो रही थी, उस जमाने में जनजाति लोग भी, उनके भी हमने आंकड़े लिए, नंबर लिए, बातें की, उनके नाम लिए। और इसके अलावा क्या हुआ कि जो ब्राह्मण की व्यवस्था थी, उनको मानने से जो इनकार किया, कई लोग
वो लोग जनजाति ही रहे। फिर धीरे धीरे ये जनजाति से वो कई लोग राजपूत बनना चाहते थे, कई लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया, खासतौर पे जो आप मुल्तान सिंध का एरिया देखते हैं। और आज भी आप बहुत सारे ऐसे देखते हैं कि भाई आज भी वो जनजाति हैं, और इनको इनके संरक्षण के लिए, क्योंकि उतना आगे नहीं आ पाए ना, जो जंगल की तरफ रह रहा है उतना आगे नहीं आ पाए, तो इनको रिजर्वेशन मिलता है और बड़े बड़े बढ़िया लोग होते हैं, ये बहुत अच्छे लोग होते हैं। मैं बात करता हूँ मंगोलों की। ये है मंगोलिया। मंगोलिया, चंगेज खान, कौन सा है ये? घेंगिस खान, चंगेज खान। तो अगर ये मंगोलिया आप देखें, मंगोलिया के नीचे चाइना है, ऊपर रशिया है, इधर बहुत थोड़ा ठंडा इलाका भी है ये। तो यहाँ पर एक प्रजाति थी, प्रजाति कौन सी थी या कहें जनजाति कौन सी थी? वो थी मंगोल। मंगोल। अब ये बेसिकली तो पशुचारण करते थे, पशु को चराते थे, मतलब पशुचारण कर देता हूं। और दूसरा ये शिकारी और संग्राहक थे, मतलब शिकार करते थे या संग्रहण करते थे, गैदरिंग करते थे। तो ये जनजाति थी। ये जो है मध्य एशिया के जो घास, आप यहां देख ही रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, इसके जो घास के मैदान है, स्टेपी जिसे कहते हैं, वहां पर ये लोग थे, और बेसिकली फॉरेस्ट एरिया था। 1206 की बात मैं कर रहा हूं। ये है चंगेज खान। इन्होंने क्या किया, जो मंगोल है साथ में टर्किश, तुर्की, इनकी जनजातियों में को मिला लिया। तो ये दोनों मिलके एक बहुत पावरफुल सेना बन गई एक तरीके से। और फिर उन्होंने रशिया, फिर उन्होंने यहां आ गए तो ये यूरोप हो गया इस तरीके से, और ये चाइना, यहां पर मध्य पूर्व, तो यह इस जगह के बहुत बड़े हिस्से को अपने में शामिल कर लिया। यानी मंगोलों के पास एक जबरदस्त सैनिक शक्ति थी, और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी थी, वो भी स्ट्रांग थी। ये हमें मंगोलों के बारे में समझना चाहिए। चलिए साहब, ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।